Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. Today we are going to study about class 8th history, the last chapter, making of national movement from 1870s to 1947. इस चैप्टर के ख़त्म होने के साथ साथ हमारी क्लास 8th की हिस्ट्री को भी हम कंप्लीट कर लेंगे, सारा सिलेबस हो जाएगा। साथ में ये जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके दो कारण हैं। पहली बात तो लेक्चर मतलब जो चैप्टर है इटसेल्फ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और दूसरा मैं इसको नोट मेकिंग की मदद से पढ़ा रही हूँ आपको। ये जितने भी नोट्स मैंने बनाए हुए हैं इस चैप्टर के लिए, ये सारे के सारे मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं एनसीईआरटी से। तो इसका मतलब है कि अगर आप नोट्स बनाते हैं या आपके टीचर्स आपको नोट्स बनाने के लिए बोलते हैं तो एनसीईआरटी सफिशिएंट है, राइट। आपको गूगल या कोई भी दूसरी सोर्सेस को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। चलो बिना देर किए शुरू करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा ऐसा कारण था जिसकी वजह से नेशनल मूवमेंट्स शुरू हुए। ऑब्वियस सी बात है कि मूवमेंट कब करेगा कोई भी व्यक्ति, जब वो किसी चीज़ से खुश नहीं है, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, सफ़र कर रहा है कहीं ना कहीं। तो हम देखते हैं कि इंडियंस किन चीज़ों से डिसकंटेंटेड थे, यानी नाराज़ थे, राइट, खुश नहीं थे किन चीज़ों को लेकर ब्रिटिश रूल की। पहला कारण आपके ब्रिटिशर्स की जो कॉन्क्वेस्ट करने के तरीके, जैसे कि सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर मिस गवर्नेंस के नाम पर आप जो टेरिटरीज को कॉन्क्वेस्ट कर रहे हो वो इंडियंस के लिए सही नहीं था, राइट। फिर लॉज और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, लॉज किस तरीके से, जैसे आर्म्स एक्ट, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट, ये सब क्या है ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। पीजेंट्स और ट्राइबल्स, पीजेंट्स और ट्राइबल्स क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उनका पीजेंट्स और ट्राइबल्स के प्रति जो बिहेवियर था वो सही नहीं था, राइट। फॉरेस्ट लॉज बनाना और पीजेंट्स का वहाँ पर या फार्मर्स का वहाँ पर, ट्राइबल्स का वहाँ पर जाना रेस्ट्रिक्ट करना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद कराना, राइट, हंटिंग गैदरिंग बंद कराना, ये सारी चीज़ें जो पीजेंट्स और ट्राइबल्स थे उनकी लाइवलीहुड के साथ एक डिस्टर्बेंस था जो उनको पसंद नहीं आ रहा था। रिवोल्ट ऑफ 1857 काफ़ी बड़ा कारण है, ठीक है, या हम इसको कहें कि एक तरीके से सबसे पहला रिवोल्ट बनता है ये हमारा जो हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ते हैं। इसके ऊपर तो पूरा चैप्टर है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इसको डिटेल में बताने की ज़रूरत है। देन एजुकेशनल चेंजेस जो हमने चैप्टर 7 में पढ़ा, राइट, जिसका नाम था सिविलाइजिंग द नेटिव्स एंड एजुकेटिंग द नेशन। वहाँ पर किस तरीके से पाठशालाज में चेंज लेकर आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में चेंज लेकर आते हैं, है ना, और जो आपकी इंडियन एजुकेशन है उसको कमज़ोर बताया जाता है और वेस्टर्न एजुकेशन को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। फिर विमेन, कास्ट, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स, वेमेन को लेकर बहुत सारे रिफॉर्म्स, वेमेन की कंडीशन को लेकर बहुत सारे रिफॉर्म्स, कास्ट रिफॉर्म्स, अपर कास्ट लोअर कास्ट वाला जो था, राइट, अनटचेबिलिटी को बंद कराना, फिर सोशल रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ें जो थी, ऑल दो इनमें से बहुत सारी चीज़ें सही थी लेकिन इंडियंस को पसंद नहीं आ रही थी, राइट। हम यहाँ पर ये डिस्कस करने में बैठे हैं कि क्या सही था और क्या गलत था। हम सिर्फ यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इंडियन लोगों को किन चीज़ों से प्रॉब्लम थी, राइट, तो इन चीज़ों से भी प्रॉब्लम थी। ये हमने पढ़ा था आपका विमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म्स में, राइट। देन अनदर रीज़न, ट्रेडर्स वाला जो ग्रुप था वो क्यों नाराज़ था, क्योंकि क्राफ्ट्स और हैंडीक्राफ्ट जो थे, है ना, उन सारी इंडस्ट्रीज़ में, इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी डिक्लाइन आ रहा था। रीज़न क्या था, ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ, राइट, और हमारे यहाँ का मार्केट उनके द्वारा कैप्चर कर लेना। तो ये सारे रीजंस बन जाते हैं जहाँ पर इंडियंस नाराज़ थे ब्रिटिश रूल से और उसे फ्रीडम पाना चाहते थे, राइट। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई टेल अस द रीज़न अबाउट द नीड इंडियंस फेल्ट बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल, तो आप इन सारे पॉइंट्स को सेंटेंसेस बनाकर लिख सकते हैं, राइट, चाहे 4 मार्क्स में आए या 5 मार्क्स में आए। चलो इंडियंस को क्या रियलाइजेशन हुआ कि ब्रिटिशर्स जो हैं अब वो उनके रिसोर्सेज के ऊपर और उनकी लाइफ्स के ऊपर, है ना, जो उनकी डेली लाइफ थी उसके ऊपर भी क्या करने लगे, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हमें गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे लिए सारे डिसीजंस खुद ले रहे हैं। पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म्ड आफ्टर 1850, इंडिया के जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे 1850 के बाद फॉर्म हुए, है ना, और किसने फॉर्म किए, जो कि इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स थे, जैसे कि लॉयर्स, मतलब जिन लोगों ने इंग्लिश को पढ़ा, जिन लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को पढ़ा, राइट, लैंग्वेजेस को पढ़ा, उनको समझ में आया कि हम भी ब्रिटिशर्स के सामने खड़े हो सकते हैं, राइट, हम भी पॉलिटिकल एसोसिएशन बना सकते हैं और इलेक्शंस लड़ सकते हैं, जिनमें जनरली आते हैं लॉयर्स। क्यों, क्योंकि इनको लीगल चीज़ें समझ में आती थी, राइट। एग्जाम्पल क्या है आपके पॉलिटिकल एसोसिएशंस का, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंडियन नेशनल
कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हम सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो कि बनी थी 1885 में। बाकी सबके आपको नाम याद नहीं भी रहते, दैट इज़ ऑल्सो ओके, कोई नहीं पूछने वाला ये, राइट। और इन लोगों का आइडिया क्या था कि पीपल शुड बी सोवरीन। सोवरीन का मतलब होता है कि अपने लिए खुद डिसीजंस ले पाना, राइट। सी यहाँ पर सोवरीन का मतलब भी लिखा है, इंडियन शुड बी एम्पावर्ड टू टेक देयर डिसीजंस, क्योंकि वो केपेबल है, राइट। मतलब पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाने के पीछे कारण यही था कि ब्रिटिशर्स ना बताएं इंडियंस को क्या करना है और क्या नहीं, इंडियंस अपने लिए खुद डिसीजंस ले सकते हैं। देन नेशनलिज्म का इमरजेंस होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा डिससेटिस्फाइड लोग होते हैं 1870s से 1880s के बीच में। और इसके कारण क्या है कि इसके बीच में 3 ऐसे लॉज आते हैं जो इंडियंस को सबसे ज़्यादा नाराज़ करते हैं और इमीडिएट कॉजेस में शामिल हो जाते हैं। कौन कौन से 3 लॉज थे? आर्म्स एक्ट, जो कि आता है 1878 में। आर्म्स एक्ट बोलता है कि इंडियंस को किसी भी प्रकार के आर्म्स यानी कि वेपन्स रखने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है, डिसअलाउइंग इंडियंस फ्रॉम पजेसिंग आर्म्स। देन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल, और ये प्रेस मतलब प्रिंटिंग प्रेस के लिए, जो लोकल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स वगैरह छाप रहे थे, जिसके कारण लोग अवेयर हो रहे थे। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ये जो क्रिटिक लोग हैं, ठीक है, या जो क्रिटिसिज्म हो रहा है ये ब्रिटिशर्स का लोकल न्यूज़पेपर्स में, लोकल लैंग्वेजेस में, उसको साइलेंस कराने के लिए, उसको खत्म कराने के लिए अलाउड गवर्नमेंट टू कन्फिस्केट द एसेट्स ऑफ न्यूज़पेपर्स इंक्लूडिंग प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, मतलब प्रिंटिंग प्रेस को भी कन्फिस्केट यानी कि जब्त करके रख लेने का अधिकार किसने दे दिया था? गवर्नमेंट ने। इफ एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल इज पब्लिश्ड। अब ये ऑब्जेक्शनेबल में क्यों ऐसे हाईलाइट किया हुआ है? क्योंकि ये ऑब्जेक्शनेबल का मतलब ऐसा नहीं कि इंडियंस को गलत छाप रहे हैं। ये ऑब्जेक्शन किसको था? ब्रिटिशर्स को, कि आप हमारी सच्चाई लोगों को उनकी खुद की भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो ऑब्जेक्शनेबल है हमारे लिए। देन इल्बर्ट बिल, जो कि इंट्रोड्यूस होता है 1883। ट्रायल ऑफ ब्रिटिश या फिर यूरोपियन पर्सन्स बाय इंडियंस, मतलब कि ये जुडिशरी से रिलेटेड है, ठीक है। इल्बर्ट बिल क्या बोलता है कि भाई इंडियन जजेस जो हैं वो ब्रिटिश पर्सन्स का क्या कर सकते हैं? ट्रायल कर सकते हैं, मतलब उनका केस को सुन सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। क्यों ये लाया गया? ताकि इंडियन जजेस और ब्रिटिश जजेस में क्या ला सके हम? इक्वालिटी, ठीक है। ऑल्दो ये एक अच्छा बिल था, ठीक है, एक अच्छा लॉ बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसमें परेशानी कहाँ आ जाती है? अपोजिशन बाय वाइट्स फोर्स्ड गवर्नमेंट टू विदड्रॉ बिल। जो वाइट पीपल होते हैं, मतलब ब्रिटिशर्स होते हैं इंडिया में उस समय, उनका ये मानना होता है कि नहीं, हम इस बिल का सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो मानते थे कि हम सुपीरियर हैं और इंडियंस इन्फीरियर। तो जो हमसे इन्फीरियर है वो कैसे हमारे केस को सुन सकता है, वो कैसे हमको सही और गलत बता सकता है, राइट। अभी इतना अपोजिशन करते हैं, जिसके कारण क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट को इस बिल को वापस लेना पड़ता है, जिसके कारण इंडियंस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। एनरेज्ड का मतलब होना है वो यहाँ पर है कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होना। एंड इट हाईलाइटेड रेशियल एटीट्यूड्स ऑफ ब्रिटिश, कि ब्रिटिशर्स जो हैं ये रेसिज्म करते हैं, राइट, यानी कि रेसिस के बेस पर ब्रिटिशर्स हैं, इंडियंस हैं, ठीक है, वाइट्स और ब्लैक्स हैं, इनके बेसिस पर अभी भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है आपकी। आईएनसी का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब भी आप नोट्स बना रहे हैं अपने खुद के पढ़ने के लिए, आप शॉर्ट फॉर्म्स जो आपको समझ में आए, राइट, उनको यूज़ करें, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बनती है? पूरे इंडिया से 72 डेलीगेट्स आते हैं, मतलब 72 पर्सन्स जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो सामने आते हैं और क्या बनाते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस। और यहाँ पर आपको ये बात जाननी चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने में A.O. ह्यूम नाम के एक ब्रिटिश पर्सन होते हैं, ठीक है। ये A.O. ह्यूम जो है ये एक्चुअली एक ब्रिटिशर होते हैं, राइट, लेकिन ये इंडियंस की मदद करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने में, क्योंकि इनको ये समझ में आता है कि इंडियंस एक अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। प्लस इनको जस्टिस समझ में आता था कि इंडियंस के साथ भी जस्टिस होना चाहिए, तो ये कांग्रेस बनाने में मदद करते हैं। देन दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त एंड एस सुब्रमण्य अय्यर, ये सारे के सारे क्या हैं? कांग्रेस के कुछ जाने माने नाम हैं। देखो, मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप ये सारे नाम याद करो, क्योंकि आपको आंसर्स में लिखने कभी नहीं आएगा, बट एटलीस्ट आप इनके बारे में अवेयर रहें, क्योंकि हो सकता है कि आपसे MCQ में पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा व्यक्ति कांग्रेस का पार्ट था या नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पर आपको कोई भी 4 नाम दे दिए जाएंगे, तब आपको पता होना चाहिए, गेटिंग? तो इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। आई होप इतना समझ में आया होगा।
आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देख लिया कि क्या बन गई है, हमारे पास पॉलिटिकल एसोसिएशंस बन रहे हैं, जिसमें से एक है आपकी कांग्रेस, राइट। अब देखते हैं कि कांग्रेस जो थी, जब वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोगों से मिलकर बनी, तो उसने कैसे इंडियंस की डिमांड ब्रिटिशर्स के सामने या ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखनी चालू कर दी। देखो, कांग्रेस वॉज टेकिंग स्टैंड फॉर ईच एंड एवरी ग्रुप और क्लास। ऑल्दो कई लोगों का ऐसा मानना है कि कांग्रेस में सिर्फ अपर क्लास लोग थे, ठीक है, या ऐसे लोग थे जो फाइनेंशियली केपेबल थे, लेकिन स्टिल इसके बाद भी कांग्रेस ने हमेशा क्या किया है, सारे ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। चलो अब हम देखते हैं कि कांग्रेस ने कौन कौन सी डिमांड ब्रिटिशर्स के सामने रखी। कांग्रेस के जो शुरू के 20 साल थे, उसमें कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव जो थे कैसे थे, मॉडरेट, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको मॉडरेट्स लोग ही क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, या मॉडरेट लोग ही थे जो क्या कर रहे थे, कांग्रेस में डोमिनेट कर पा रहे थे। अब ये मॉडरेट क्या है? मॉडरेट मतलब ऐसे लोग जिनका ये मानना था कि ब्रिटिशर्स एक्चुअली अच्छे लोग हैं, समझदार हैं, और जस्टिस और इक्वालिटी के आइडियाज़ को समझते हैं, ठीक है। तो अगर हम उनको सही तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी परेशानियां बताएंगे, तो वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, राइट, और हमारी डिमांड को भी समझेंगे, ठीक। डिमांडेड ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन इनका ये मानना था कि हमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करना चाहिए, है ना। हम बाहर ही गवर्नमेंट के बाहर बैठ के अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बताएंगे कि हमारे लिए ये सही है या ये गलत है, तो वो हमें उतना सीरियसली नहीं लेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम इंडियंस को गवर्नमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब कि शासन और प्रशासन दोनों में क्या करें, इंडियंस को आवाज़ दिलाएं, ठीक है। आवाज़ दिलाने का मतलब क्या है कि इंडियंस को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दिलाएं। और इनका मानना था कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये डिमांड करते थे कि हमको भी इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना चाहिए। फिर इन्होंने बोला कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं उसमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव दो। ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स देने का इंडियंस को क्या फ़ायदा होगा कि हमारे पास ज़्यादा पावर होगी, ठीक है। इन्होंने डिमांड रख कर प्रोविंसेस को क्या कराया, इंट्रोड्यूस कराया, राइट, कि अलग अलग प्रोविंसेस बनाए जहाँ पर हम क्या करेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का इलेक्शन लड़ेंगे, राइट। इंडियंस टू बी प्लेस्ड इन हाई पोजीशन। और इनका ये बोलना था कि इंडियंस भी हाई पोजीशन ऑफिशियल्स बनने के केपेबल होते हैं। हाई पोजीशन ऑफिशियल का मतलब क्या है कि जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में हाई पोजीशन होती है, जैसे कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, राइट, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको उनमें इंडियंस को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? आपका जो यूपीएससी होता था, है ना, या जो आपका सीएसई यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ये पहले सिर्फ और सिर्फ लंदन में होता था, और इंडिया में से भी जिसको एग्ज़ाम देना है ना, उसको लंदन जाके एग्ज़ाम देना पड़ता था, राइट। तो इन्होंने डिमांड रखी कि ये जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, इसको इंडिया में कंडक्ट कराया जाना चाहिए, ताकि इंडियंस भी पढ़ लिख कर इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ और एग्ज़ाम्स क्लियर करके हायर पोजीशंस पे जा पाए। और जब वो हायर पोजीशन में जाएंगे तो इंडियंस के लिए काम कर पाएंगे। इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इंडियनाइजेशन का मतलब क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जब आप इंडियन लोगों को रखोगे तो उससे क्या होगा कि इंडियन लोगों को आप सैलरी दोगे, और सैलरी दोगे तो हमारा पैसा हमारे पास ही रहेगा। इट मीन्स इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक तरीके से इंडियंस के लिए बेटर भी है, क्योंकि हम अपने यहाँ के लोगों को ज़्यादा जानते हैं तो हम बेटर एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे, और साथ में इट वुड रिड्यूस ड्रेन ऑफ वेल्थ टू इंग्लैंड। ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या था कि जो हमारी संपत्ति है, इंडिया की जो संपत्ति है वो बहती चली जा रही थी इंग्लैंड की तरफ, उसको रोकना था। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का आइडिया किसने दिया था या इसकी थ्योरी किसने दी थी, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, राइट। तो एक तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक वे था कि जब आप ब्रिटिशर्स को बुलाओगे इंडिया में जॉब के लिए, ठीक है, तो आप उनको सैलरी दोगे, और सैलरी आप कहाँ से दोगे, इंडिया में ही टैक्स जो आप कलेक्ट करोगे उससे दोगे। मतलब इंडिया के लोगों की मेहनत का पैसा जो था वो एक तो वो किसी एलियन पावर को दे रहे थे, और वो एलियन पावर भी उसको कहीं बाहर ही भेज रहा था ना, इंग्लैंड भेज रहा था। तो ये हमारे यहाँ का ड्रेन ऑफ वेल्थ था, राइट। और इसके लिए हमको करना पड़ा मूवमेंट अगेंस्ट रेसिज्म, मतलब कि नॉट ओनली वाइट पीपल बट इंडियन पीपल शैल ऑल्सो बी अलाउड टू बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये रेसिज्म के अगेंस्ट था, ठीक है। इन जॉब्स, कि किसी भी व्यक्ति को जॉब देने से पहले आप उसकी रेस ना देखें कि वो इंडियन है कि ब्रिटिश है, ठीक है, काला है या गोरा है, आप ये मत देखें। आपको ये देखना चाहिए कि उसमें कैपेबिलिटी है या नहीं, ठीक है। फिर
कांग्रेस की दूसरी डिमांड क्या थी कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करो, है ना, ताकि जुडिशरी इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सके और सही डिसीजंस दे सके। उसका गवर्नमेंट के साथ ऐसा कनेक्शन नहीं होना चाहिए कि जस्टिस प्रोवाइड करने से पहले वो किसका मुंह देख रही है, एग्जीक्यूटिव्स का। फिर आर्म्स एक्ट को ख़त्म किया जाए। रिपील करने का मतलब है कि किसी भी लॉ को ख़त्म करना। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इंडियंस को स्पीच और एक्सप्रेशन यानी बोलने का और अपनी बात एक्सप्रेस करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। ठीक है, हम क्या सोचते हैं, हम क्या समझते हैं, ब्रिटिश पॉलिसीज़ हमें अच्छी लग रही हैं या नहीं, हमें कौन से एक्शन पसंद आए, कौन से नहीं आए, ये सब कुछ बताने का, बोलने का हमारे पास अधिकार होना चाहिए। और ये इंक्लूड करता है कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, लोकल लैंग्वेजेस में हम न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स प्रिंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी लोकल लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो ये हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, जो आज की डेट में एक फंडामेंटल राइट है। ओके, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू को कम करें। ठीक है, मतलब जो आप हमसे टैक्सेस ले रहे हैं, जो फीस ले रहे हैं, उसको कम करें। मिलिट्री एक्सपेंसेस को कम करें, मतलब आर्मी में कम से कम खर्चा करें। और ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो आप लगा रहे हैं उसको इरिगेशन यानी कि एग्रीकल्चर में लगाएं, ताकि कंट्री में अच्छा खासा एग्रीकल्चर हो सके, लोगों को जॉब्स मिल सके, लोगों के पास खाने के लिए खाना होना चाहिए। राइट, मिलिट्री एक्सपेंसेस कम करने के लिए क्यों बोल रहे थे? क्योंकि ब्रिटेन जो था वो वर्ल्ड वॉर में शामिल था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर मतलब ऐसा वॉर, ऐसी लड़ाई जहाँ पर वर्ल्ड दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, नॉट फिजिकली, लेकिन दो ग्रुप्स बन जाते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के। कुछ कंट्रीज़ एक तरफ हो जाती हैं और बाकी कंट्रीज़ दूसरी तरफ हो जाती हैं। नॉट नेसेसरी कि सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करें, लेकिन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं और फिर लड़ते रहते हैं। ठीक, तो ऐसे वर्ल्ड वॉर हुए जिसमें ब्रिटेन पार्टिसिपेंट था। ठीक है, पार्टिसिपेंट था तो वो मिलिट्री लेकर जाता था, और उसकी मिलिट्री मतलब ब्रिटेन तो छोटी सी जगह है। ठीक है, तो वो अपनी कॉलोनीज़ में बोलता था कि भाई हमको सोल्जर्स लेकर जाने पड़ेंगे, आर्मी लेकर जानी पड़ेगी। तो उनका खर्चा जो था वो अपनी कॉलोनीज से निकालता था, रेवेन्यू से निकालता था ब्रिटेन। ठीक है, और साथ में हमारे यहाँ के लोगों को भी उसने क्या बोला कि आपको हमारे साथ वॉर में लड़ने के लिए चलना पड़ेगा। फिर सॉल्ट टैक्स, मतलब नमक के ऊपर जो टैक्स लगाया गया, अभी पढ़ेंगे आगे डांडी मार्च में। ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबरर्स अब्रॉड, कि हमारे यहाँ से आप जो लेबरर्स लेकर जा रहे हो अपने देश में या दूसरी कंट्रीज में लेकर जा रहे हो अपना काम कराने के लिए, प्लांटेशन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, उन लोगों को ढंग से ट्रीट किया जाए। ठीक है, सही तरीके से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। सफरिंग्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो हमारे फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, ठीक है, चाहे ट्राइबल पीपल हों या शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हों या हर्डर्स हों, इन लोगों की सफरिंग्स का भी पता किसको चलना चाहिए? आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ताकि वो उन लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। और रादर सॉल्व क्या करेगी, ये तो खुद ही क्रिएट कर रही थी ना। फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फॉरेस्ट लॉज जो लेकर आ रहे थे वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आए। तो कांग्रेस का ये मानना था कि हमें उनको प्रॉब्लम्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं वो फॉरेनर्स हैं, ठीक है, उनको हमारी कंट्रीज़ की प्रॉब्लम नहीं पता, तो जब तक हम उनको बताएंगे नहीं उनको समझ कैसे आएगा, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा सोचें तो ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, राइट। वो खुद ही ऐसे लॉज लेकर आ रहे थे जो उनके क्रिटिसिज्म को रोके और उनके सिर्फ रेवेन्यू को बढ़ाए, राइट। दे वांटेड प्रॉफिट्स बट दे डू नॉट वांट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। तो ये सारी की सारी डिमांड्स जो थी ये किसकी थी? कांग्रेस की। क्योंकि कांग्रेस, अच्छा बताओ कांग्रेस क्यों इतनी डिमांड्स रखने की कोशिश कर रही है? क्योंकि कांग्रेस एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनते जाता है थोड़े समय में, ठीक है, एटलीस्ट जो उसके इनिशियल ईयर्स होते हैं वहाँ पर। और लोग जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको लगता था कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडियंस की प्रॉब्लम से ब्रिटिशर्स को अवेयर कराया जाए, ठीक है। इसलिए उन्होंने इतनी सारी डिमांड्स ब्रिटिशर्स के सामने रख दी अपनी जिम्मेदारी समझ के, ठीक है। अब ऐसा नहीं था कि इसके अलावा वो कुछ और काम नहीं कर रहे थे, राइट। कौन कौन से तरीके थे आपके कांग्रेस के काम करने के? इट यूज टू पब्लिश न्यूज़पेपर्स, राइट आर्टिकल्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रूइन बाय ब्रिटिशर्स। लोगों को भी अवेयर कराना ज़रूरी था कि ब्रिटिशर्स के एक्शन के कारण जो हमको इकोनॉमिक यानी फाइनेंशियल और पॉलिटिकल जो नुकसान हो रहे हैं, रूइन मतलब खराब हो जा रहा है, जो चीज़ खराब हो जा रही है, ठीक है, कंट्री की कंडीशन कैसी हो गई है, ये लोगों को भी बताना ज़रूरी था। तो फिर दे यूज टू क्रिटिसाइज ब्रिटिशर इन दी स्पीच। जब भी वो पब्लिक प्लेसेस पे स्पीचेस देते थे लोगों के सामने तो वो वहाँ पर ब्रिटिशर्स के एक्शंस को क्रिटिसाइज करते थे।
बिकॉज कांग्रेस को लोगों का सपोर्ट भी ज़रूरी था, ठीक है, और उनको ब्रिटिशर्स का कॉन्फिडेंस भी गेन करना था, है ना। दोनों में से किसी भी एक तरफ को कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती थी, और वो ज़रूरी भी था क्योंकि पहली पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जब बनता है तो उसको कॉन्फिडेंस गेन करना लोगों का ज़रूरी हो जाता है, वरना सपोर्ट ही नहीं करेगा कोई, राइट। देन दे यूज टू सेंड रिप्रेजेंटेटिव्स टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन। मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन मतलब कि पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक क्या समझती है, ये बताने और समझाने के लिए भी वो रिप्रेजेंटेटिव्स भेजा करते थे। नाउ लेट अस सी द बिलीफ ऑफ कांग्रेस, कि कांग्रेस कौन से आइडियल्स पर बिलीव करती थी। कांग्रेस बिलीव दैट ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। दे वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड्स ऑफ इंडियंस, जो कि सही डिमांड्स हैं इंडियंस की, उनको ब्रिटिशर्स मानेंगे, बट इट इज़ देयर ड्यूटी टू एक्सप्रेस दीज डिमांड्स एंड मेक गवर्नमेंट अवेयर of the feelings of Indians. What the Indians are feeling, what are their problems, what are their sufferings, they should be correctly conveyed to the Britishers. और इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? कांग्रेस, ठीक है। देन सब कुछ इसी तरीके से चल रहा था। डिमांड्स देखी हमने, कांग्रेस के बिलीव्स देखे, लेकिन 1890s के आसपास से कांग्रेस की पॉलिटिकल स्टाइल पर क्वेश्चन उठने चालू हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अराइज ऑन द पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ कांग्रेस, एक्सप्लोरेशन फॉर मोर रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स। क्यों सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस के काम करने के तरीके पे? क्योंकि 5 साल हो जाते हैं 1885 से 1890s के बिगिनिंग में। लोगों को ये लगने लग जाता है कि कांग्रेस अभी तक सिर्फ यही बिलीव कर रहा है कि ब्रिटिशर्स अच्छे हैं और उनकी बात मानेंगे, उनके इंटेंशंस अच्छे हैं, लेकिन काम तो कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। ऑल्दो काउंसिल्स वगैरह बनती हैं, इलेक्शंस भी कहीं कहीं होने चालू होते हैं, लेकिन बहुत कुछ ज़्यादा सुधार ब्रिटिश एक्शंस में नहीं देखने मिलता है। इसलिए कांग्रेस के जो काम करने के तरीके हैं उन पर सवाल उठने लग जाते हैं, राइट। अब सवाल उठने लग गए मतलब क्या है कि कोई तो चेंजेस लाना चाह रहा है आपके कांग्रेस के अंदर, ठीक है। और ये चेंजेस लाने वाले लोग कौन होंगे? थोड़े से जो रेडिकल्स होंगे, ठीक है, जो रेवोल्यूशनरी थॉट के होंगे। अब ये लोग कौन है ये हम देखते हैं। ये है आपके रेडिकल लीडर्स, राइट। रेडिकल लीडर्स का मतलब क्या है? जिनका ये बिलीफ था कि अब इंडियंस को सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, मतलब आत्मनिर्भर होना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव वर्क का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि उनको कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, लेकिन उनको ऐसा काम करना चाहिए जो इंडिया में ब्रिटिशर्स के सामने उनकी एक जगह बनाए, ठीक है। कुछ ऐसा काम जिसका रिजल्ट सामने दिख सके, राइट। प्लस these radical leaders they used to criticize the moderates. they used to say कि moderates जो है वो क्या करते हैं? politics of prayers, मतलब कि politics तो कर रहे हैं, political participation है, लेकिन they are only doing prayers, ठीक है। वो ब्रिटिशर्स के सामने हाथ जोड़ के बस उनसे यही बोल रहे हैं कि आप हमारी बात मान लो, लेकिन ब्रिटिशर्स क्यों मानेंगे? क्योंकि वो खुद ही ऐसे सारे लॉज लेकर आ रहे हैं, वो खुद ही हमको कंट्रोल कर रहे हैं, हमको कॉलोनी बनाकर रखे हैं। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, आप उनको अच्छे से सारी चीज़ें समझाएंगे तो वो आपकी बात समझेंगे, ठीक। ये किसका मानना था? रेडिकल लीडर्स। और रेडिकल लीडर्स में हमारे सामने 3 नाम आते हैं। बंगाल से नाम आता है बिपिन चंद्र पाल, महाराष्ट्र से नाम आता है बाल गंगाधर तिलक, और पंजाब से नाम आता है लाला लाजपत राय, ठीक है। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, या इनके ग्रुप को हम क्या बोलते थे? लाल, बाल और पाल, ठीक है। चलो, now what did the radical leaders argued? That people must rely on their own strength, not on the good intentions of the government. मतलब लोगों को अपनी खुद की स्ट्रेंथ पे भरोसा करना चाहिए, ठीक है, और खुद अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करनी चाहिए, ना कि अपने स्वराज के लिए या अपने खुद के इंडिपेंडेंस के लिए गवर्नमेंट के अच्छे इंटेंशंस पर भरोसा रखना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट के अच्छे इंटेंशंस का मतलब क्या है? यहाँ पर कौन से अच्छे इंटेंशन की बात की है? जिस पर भरोसा करते हैं मॉडरेट्स, जबकि जो आपके रेडिकल लीडर्स होते हैं उनको लगता ही नहीं है कि ब्रिटिशर्स के कोई भी गुड इंटेंशंस यहाँ पर हैं, ठीक है। पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज। स्वराज इज अ हिंदी वर्ड जो स्व और राज से बना है, मतलब खुद का राज, ठीक है, इंडिपेंडेंट रूल। तो स्वराज का जो कॉल होता है सबसे पहले वो कौन देता है? आपके बाल गंगाधर तिलक, राइट। तिलक यूज्ड टू तिलक इंट्रोड्यूस्ड अ स्लोगन दैट फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, मतलब स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, राइट। यहाँ पर आपको इस स्लोगन से ही समझ जाना चाहिए कि जो रेडिकल लीडर्स हैं इनकी मेंटालिटी कैसी है,
कि हम प्रेयर्स करके काम नहीं करने वाले, ठीक है। हम ब्रिटिशर्स के सामने जाकर ये नहीं बोलने वाले कि आप हमारी बात समझें और हमको आज़ादी दें। हमारा अधिकार है स्वराज और हम उसको लेकर रहेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक। हमें रेवोल्यूशन करना पड़े, हमारे लड़ाई करनी पड़े, हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। सो दिस वॉज द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स एंड दी एक्सट्रीमिस्ट, या फिर जिनको आपने रेडिकल लीडर्स कहा है। ठीक, यहाँ पर आपके चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट खत्म। ठीक है, खत्म क्यों बोल रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं एक दूसरा इंसिडेंट। देखो, हिस्ट्री पढ़ते समय ना सबसे कॉमन मिस्टेक क्या हो जाती है कि हम सोचते हैं हमने एक पार्ट पढ़ लिया और उसको ख़त्म कर दिया, अब जो हम दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं उसका पहले वाले पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? क्योंकि सारी चीज़ें कनेक्टेड है। ये सारे मतलब ये एक स्टोरी की तरह चल रहा है ना, एक के बाद एक होने वाले आपके इंसिडेंट्स हैं। तो पहले वाला भूलना नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा नया समझ के पढ़ना है। ठीक है, फिर हम दोनों को बीच में रिलेट करेंगे। अब हम शुरू करते हैं बंगाल पार्टीशन। ठीक है, मतलब बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड करना, और ये कब किया गया? बाय द ब्रिटिशर्स इन 1905। ठीक है, बंगाल पार्टीशन किया किसने? लॉर्ड कर्जन। ये एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे। बंगाल उस समय सबसे बड़ा प्रोविंस था, मतलब एक तरीके से सबसे बड़ा स्टेट आप कहें, कौन सा था? बंगाल, राइट। एंड एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, आज के बंगाल से आप इसको कंपेयर मत करें, क्योंकि उस समय पर ये बिहार और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स को भी इंक्लूड करता था। देन बंगाल पार्टीशन करने के पीछे रीज़न क्या बताया गया कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, यानी कि ब्रिटिशर्स का कहना था, ये लॉर्ड कर्जन का कहना था कि बंगाल जो है वो इतना बड़ा प्रोविंस है कि हम उसको एक टेरिटरी की तरह संभाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं हो पा रहा है। ताकि हम एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कर पाएँ, अच्छा काम कर पाएँ यहाँ पर, दैट इज़ वाई हम चाहते हैं कि बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, और कैसे किया जाता है? सेपरेटेड ईस्ट बंगाल एंड मर्ज्ड इट विथ असम। बंगाल में से जो ईस्टर्न हिस्सा होता है, ठीक है, मतलब कि अगर मान लेते हैं ये बंगाल है, तो ईस्ट वाला हिस्सा, इस तरफ वाला हिस्सा, इसको अलग करके किसके साथ मिला दिया जाता है? असम के साथ, राइट। मतलब बीच में से एक बॉर्डर बना दी जाती है और उनको दो अलग अलग प्रोविंस का नाम दे दिया जाता है। बंगाल के पार्टीशन होने से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्से में आने का कारण क्या है? देखो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के कारण कर रहे हो या किसी और कारण कर रहे हो। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप एक एलियन पावर हो, है ना, और आप दूसरे की टेरिटरी में जाकर, है ना, इट्स जस्ट लाइक दैट कि कोई आपके घर आकर बोले कि नहीं, तुम्हारा घर ठीक तरीके से नहीं बना है, हम इसको मिटाकर दोबारा बना देंगे। तो आपका क्वेश्चन होगा ना कि भाई तुम हो कौन, तुम क्यों बनाओगे? एक तो यू आर एन आउटसाइडर, ठीक है, और फिर आप हमारी टेरिटरी में आकर उसके हिस्से करते जा रहे हो, उसको डिवाइड करते जा रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ इंडियंस को पसंद नहीं आती है। गेटिंग? मॉडरेट्स और रेडिकल्स जो होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं? इसका अपोजिशन करते हैं। ठीक है, अभी तक मॉडरेट्स और रेडिकल्स में थोड़ी सी अनबन जो होती है वो देखने को मिलती है हमको। ठीक है, क्योंकि दोनों के आइडियाज़ मिलते नहीं हैं। लेकिन जब बंगाल पार्टीशन होता है तो दोनों एक साथ आ जाते हैं, राइट। मास प्रोटेस्ट करते हैं, मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन को इकट्ठा करके प्रोटेस्ट करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, और इसको बोला जाता है स्वदेशी मूवमेंट, राइट। बंगाल पार्टीशन का मेन मोटिव जो था, ठीक है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि शायद बंगाल पार्टीशन का मेन एम क्या है कि बंगाली पॉलिटिशियंस जो थे, क्योंकि बंगाल एक इम्पॉर्टेंट प्रोविंस था, राइट, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने लगा था इंडियंस का। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते थे, और उनके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए, कर्टेल करने के लिए, और साथ में बंगाली पीपल को स्प्लिट करने के लिए, अलग करने के लिए। बंगाल एक ऐसा प्रोविंस था जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम्स दोनों रहते थे और अच्छी खासी पॉपुलेशन में रहते थे। तो उनको भी सेपरेट करने का, उनके बीच में भी एक डिवीज़न करने का कारण था आपका बंगाल पार्टीशन, राइट। बंगाल पार्टीशन के समय जो स्वदेशी मूवमेंट चला, इसके कुछ अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम रखे गए, जैसे कि डेल्टे का आंध्रा में, मतलब जो आंध्र प्रदेश का डेल्टा वाला रीजन है, वहाँ पर उसको नाम दिया गया वंदे मातरम मूवमेंट, राइट। मतलब लोकल पीपल, ऐसा नहीं था कि बंगाल पार्टीशन के कारण सिर्फ और सिर्फ बंगाल के लोग गुस्से में थे। ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे प्रोविंसेस में लोग इस चीज़ को लेकर अपोज कर रहे थे। स्वदेशी मूवमेंट क्या था? स्वदेशी मूवमेंट में उन्होंने बोला कि भाई ब्रिटिश रूल को अपोज करना है, साथ में हमको सेल्फ हेल्प को एनकरेज करना है, मतलब कि हम इंडियंस जो हैं वो खुद ही एक दूसरे की मदद करेंगे,
राइट। हम खुद ही एक दूसरे को एनकरेज करेंगे ताकि हम ब्रिटिश रूल के सामने ताकतवर हो सके, ठीक है, हम पावर को गेन कर सके। अगर हम सारे लोग यूनाइटेड रहेंगे, अगर हम सारे लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, इंडियन चीज़ों को सपोर्ट करेंगे, तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, राइट। सेल्फ हेल्प में किस तरीके से हमने काम किया कि भाई स्वदेशी एंटरप्राइजेज, मतलब स्वदेशी ट्रेडर्स जो थे या जो लोग काम कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, उनको सपोर्ट किया गया। नेशनल एजुकेशन को सपोर्ट किया गया, है ना। इंडियन लैंग्वेजेस को, लोकल लैंग्वेजेस को सपोर्ट किया, राइट। इस तरीके से हमने स्वदेशी मूवमेंट को चलाने की कोशिश की। मास मोबिलाइजेशन एंड बॉयकॉट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड गुड्स, दिस इज इंस्टीट्यूशन, राइट। मैं नोट्स बनाती हूँ तो अपनी लैंग्वेज में कुछ कुछ चीज़ों को लिखने की कोशिश कर लेती हूँ, राइट। मास मोबिलाइजेशन मतलब कि मासेस को इकट्ठा करना, ठीक है, मासेस को एनकरेज करना किसी एक पर्टिकुलर कॉज के लिए, और ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को और सामानों को, गुड्स मतलब सामान, राइट, इन सारी चीज़ों को बॉयकॉट करने की कोशिश करते हैं इंडियंस, ठीक है। जैसे कि जो बच्चे इंग्लिश स्कूल्स में जा रहे थे या ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे थे, उन लोगों ने बॉयकॉट करना चालू किया। Some even believed that revolutionary violence became necessary to overthrow British rule. कुछ लोगों का ये मानना था कि अब तो revolutionary violence, ठीक है, मतलब यहाँ पर हम जो revolution कर रहे हैं उसके ये सारे तरीके तो ठीक है, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ी, जो कि उनको लगता है कि पड़ रही है, ठीक है, ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने के लिए उनको अगर वायलेंस का यूज़ भी करना पड़ेगा तो वो करेंगे। गेटिंग? अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब्स formed All India Muslim League at Dhaka in 1906. They actually supported Bengal partition. अब ऐसा नहीं था कि सारे इंडियंस जो थे वो बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट थे. Some were in the favor of Bengal partition. They desired separate electoral. They desired separate electorates. मतलब कि सेपरेट इलेक्शन के लिए सीट चाहिए थी उनको, मुस्लिम्स के लिए सीट्स को रिजर्व्ड कराना था, राइट, और जो कि कराया जाता है, जिनमें मतलब जैसे अगर एक टेरिटरी है जो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व्ड है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पीपल ही वोट करेंगे, ठीक है। तो जिनके कुछ अपने मोटिव्स थे उन्होंने क्या किया, बंगाल पार्टीशन को सपोर्ट किया। तो यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट तो चलता है, ठीक है, 1905 के बाद, लेकिन 1907 में एक इंसिडेंट ऐसा होता है जो आपको थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा, ठीक है। मतलब कांग्रेस जो है वो स्प्लिट हो जाती है, कांग्रेस जो है उसका डिवीजन हो जाता है। कब? 1907 में, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि जो मॉडरेट्स थे, अभी जो मैंने आपको रेडिकल्स का नाम बताया, ठीक है, लाल बाल और पाल, ये लोग भी एक्चुअली कांग्रेस का हिस्सा बनते हैं, ठीक है, और इनको भी कांग्रेस में से बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन मॉडरेट्स जो होते हैं उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती कि आप बॉयकॉट कर रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि बॉयकॉट करने में कभी कभी जो मासेस थी दे स्टार्टेड यूजिंग फोर्स, यानी वायलेंस का वहाँ पर यूज़ होने लगा था, ठीक है। तो मॉडरेट्स को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि मॉडरेट्स का मानना था कि भाई अगर हम शांति से बात करेंगे तो हमारी बात मानी जाएगी। तो दोनों के बीच में फिर कन्फ्लिक्ट चालू होते हैं और हो जाता है कांग्रेस स्प्लिट। कांग्रेस अगेन डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स, फिर से मॉडरेट्स डोमिनेट करने लग जाते हैं। लेकिन तिलक यानी कि जो रेडिकल्स या एक्सट्रीमिस्ट लोग थे उनके सपोर्टर्स बाहर से काम कर रहे थे, है ना। ऐसा नहीं था कि हम कांग्रेस से अलग हो गए हैं और कांग्रेस दोबारा से मॉडरेट्स के द्वारा डोमिनेट की जा रही है तो हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कांग्रेस स्प्लिट होने के बाद भी रेडिकल्स जो थे वो बाहर अपना काम कर रहे थे और मॉडरेट्स अंदर कांग्रेस में रहकर अपना काम कर रहे थे, गेटिंग। लेकिन 1905 में ये दोनों ग्रुप्स यानी कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दोनों रीयूनाइट हो जाते हैं, फिर से साथ में आ जाते हैं। कब? 1915 में, ठीक है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो होती है, जो भी हमने मुस्लिम लीग का नाम सुना था, ठीक है, वो दोनों साइन करते हैं, मतलब वो दोनों मिलकर लखनऊ पैक्ट करते हैं, जिसका काम क्या होता है कि लोगों के लिए जो हम गवर्नमेंट बन रही है हमारे यहाँ के लोगों के लिए, उसमें अपने यहाँ के लोगों का रिप्रेजेंटेशन करना, ठीक है। मतलब कि लखनऊ पैक्ट की मदद से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों बोलते हैं कि हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम दोनों का और बाकी सारी कम्युनिटीज़ का भी गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि मुस्लिम लीग मुस्लिम्स के लिए बना था, लेकिन कांग्रेस हिंदू लोगों के लिए नहीं बना था। ये सारे रिलीजन के लोगों को, सारी कंट्री के लोगों को रिप्रेजेंट करता था, राइट। चलो, इसके बाद क्या शुरू हो जाता है?
मास नेशनलिज्म। मास नेशनलिज्म क्या है? अभी तक हमने देखा नेशनलिज्म मतलब कि आपके अंदर एक देशभक्ति की भावना है, आप अपने देश के लिए कुछ भी करना चाह रहे हैं। लेकिन मास नेशनलिज्म मतलब कि बहुत सारे लोगों के मन में जब एक साथ नेशनलिज्म की फीलिंग आती है, राइट, तब उस समय वो जो मास होती है, वो जो ग्रुप होता है, वो क्या एक्शन लेता है और किस तरीके से काम करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, बहुत सिंपल लेवल पर हम एग्जाम्पल देखें तो जब भी कभी आप देखते हैं कि इंडिया किसी दूसरी कंट्री के अगेंस्ट अगर क्रिकेट मैच जीत लेता है या किसी दूसरे स्पोर्ट्स में जीत लेता है, तो बहुत सारे लोग एक साथ अपने नेशन के लिए खुश होते हैं या एक साथ अपने नेशन के लिए एक जैसी फीलिंग को फील कर पाते हैं, राइट। जब ब्रिटिशर्स थे तो आप सोच सकते हैं कि ये जो मास नेशनलिज्म था, ये इतनी सिंपल फीलिंग नहीं रही होगी, राइट। ये अपने नेशन के लिए एक्चुअल इंडिपेंडेंस की बात की जा रही थी, है ना। तो स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल में सारे लोग एक साथ खड़े होना शुरू कर चुके थे। कब शुरू हुआ? 1919 के बाद। 1919 के बाद ऐसा हो क्या गया? एक्चुअली 1914 से चालू हो जाता है आपका वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। ये जो हमने वर्ल्ड वॉर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ल्ड वॉर 1 का इम्पैक्ट क्या हुआ, तो वर्ल्ड वॉर 1 शुरू कब से होता है? 1914 से लेकर चलता है 1919 तक, 1918 तक, ठीक है। दिस वॉज द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। अब वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ब्रिटेन उसमें एक पार्टी है, ठीक है। अब ब्रिटेन पार्टी है तो ब्रिटेन का खर्चा होगा हर तरफ से, है ना। खाने से लेकर, मिलिट्री से लेकर, डिफेंस से लेकर, सब कुछ में किसका खर्चा होगा? ब्रिटेन का। लेकिन हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे तो हमको भी कुछ ना कुछ फ़र्क तो इससे पड़ा होगा। तो देखते हैं कि हमको क्या फ़र्क पड़ा वर्ल्ड वॉर 1 से। ऑल्दो इंडिया तब भी वर्ल्ड वॉर में शामिल होने का कोई भी इंटेंशन नहीं रखती थी। क्यों? क्योंकि हमारी खुद की कंट्री में इतनी परेशानियाँ थी, हम कहाँ कहीं और लड़ने के लिए जाना चाहते, राइट। लेकिन दूसरी कंट्रीज़ का ऐसा नहीं था। प्लस हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे, इसलिए हमें उनकी बात माननी पड़ी। क्या हुआ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद? वर्ल्ड वॉर 1 के कारण कंट्री की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी वो चेंज हो गई। देखिए, ऑल्टर का मतलब चेंज होना, राइट। इट इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो गवर्नमेंट ने इंडिया में टैक्सेस बढ़ा दिए। ये ऊपर एरो का मतलब क्या है? इंक्रीज करना, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया? टैक्सेस को बढ़ा दिया। टैक्सेस बढ़ गए गवर्नमेंट में तो प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है। इंक्रीज इन प्राइसेस कॉजिंग डिफिकल्टी टू पीपल। लेकिन बिजनेस ग्रुप को फायदा हुआ। बिजनेस ग्रुप रीप्ड फैबुलस प्रॉफिट फ्रॉम वॉर। अब ये कैसे हो सकता है कि बिजनेस ग्रुप को फायदा क्यों हुआ जब हमारे यहाँ पे प्राइसेस बढ़ रहे थे और सब कुछ हो रहा था? कारण था कि डिमांड बढ़ रही थी इंडस्ट्रियल गुड की। और इंडस्ट्रियल गुड कहाँ पर बन रहा था? आपके ब्रिटेन में, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन था। लेकिन अब उनकी कंट्री में क्या, मतलब उनकी कंट्री एक्चुअली वॉर में है, तो अब वो इंडस्ट्रीज पे फोकस करेगी या लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा करने में या फिर वॉर को जीतने में, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पर थोड़ा सा स्लो हो गया, रादर काफ़ी स्लो हो गया, जिसके कारण इंडस्ट्रीज काम नहीं कर रही थी। और इंडस्ट्रीज काम नहीं कर रही थी तो अभी तक जिन लोगों को इंडस्ट्रियल गुड्स को यूज़ करने की आदत लग गई थी, इंडिया में जो एक मार्केट बन गया था, वहाँ पर इंडस्ट्रियल गुड्स की कमी होने लगी, जिसको पूरा करने के लिए इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट सामने आ जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि बाहर से हम इंपोर्ट करते थे सामान, तो अब वहाँ बन ही नहीं रहा है तो इंपोर्ट कैसे करेंगे? तो इंपोर्ट कम हो जाता है तो पैसा बचता है, ठीक है। और पैसा बचता है और साथ में हमारे यहाँ खुद के यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ है, इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनको फ़ायदा होता है। इंडियन इंडस्ट्रीज़ एक्सपैंडेड। इंडिया की इंडस्ट्रीज़ जो है वो एक्सपैंड हुई, है ना। उनको डेवलपमेंट का ज़्यादा चांसेस मिले। दे गॉट ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट। ब्रिटिश एक्सपैंडेड आर्मी। अब यहाँ से दोबारा से एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है कि ब्रिटिशर्स ने ना आर्मी को बड़ा कर लिया। क्यों? अब वॉर में जा रहे हैं, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ की आर्मीज आ रही है। तो ब्रिटेन की क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो आर्मी भी छोटी होगी, और आर्मी छोटी थी लेकिन उसको नाम तो बड़ा है, इतनी सारी कंट्रीज़ को आपने कॉलोनी बनाया है। तो यहाँ पर वो अपनी आर्मी में ना अपनी कॉलोनीज से सोल्जर्स लेता था, ठीक है। सोल्जर्स लेने के लिए क्या हुआ कि जब उसने विलेजेस को बोला कि भाई आपको सोल्जर्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, तो सोल्जर्स के मन में समझ में आया कि यार ठीक है, हम अपनी जान को खतरे में डालकर लड़ने जा रहे हैं वर्ल्ड वॉर में। किसके लिए? एक एलियन कॉज के लिए। मतलब वर्ल्ड वॉर क्यों हो रहा है, हमें से क्या लेना देना? क्योंकि हमने तो डायरेक्टली किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। जर्मनी लड़ रही है, फ्रांस लड़ रहा है, हम तो नहीं लड़ रहे ना। लेकिन क्यों हमारे यहाँ के सोल्जर्स जा रहे हैं? इसके कारण जो सोल्जर्स थे और उनकी फैमिलीज थी, ठीक है, वॉर सोल्जर्स जो थे, दे हैड डेवलप्ड डिजायर टू अपोज कॉलोनियल रूल। उनको समझ में आया कि ये तो एक तरीके से
अच्छा कारण नहीं है कि हम एक एलियन कॉज के लिए, एक एलियन कंट्री के लिए हम लड़ने जा रहे हैं, अपनी जान गंवाने जा रहे हैं, इसलिए वो भी डिसाइड करते हैं कि हमें कॉलोनियल रूल को अपोज करना चाहिए, राइट। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दिस द प्रॉफिट गेन्ड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट, वर्ल्ड वॉर 1 का इंडिया के ऊपर कुछ खास अच्छा इफेक्ट नहीं रहा, जिसके कारण लोग और ज़्यादा डिसकंटेंटेड फील करने लगते हैं ब्रिटिश रूल से, राइट। चलो, कहानी देख ली हमने 1919 तक। एक और अच्छा इम्पैक्ट ये था कि 1914 से 1918 तक चला आपका वर्ल्ड वॉर, ठीक है। लेकिन इसके बीच में रशिया, जो कि खुद वर्ल्ड वॉर में एक पार्टी थी, ठीक है, वर्ल्ड वॉर में एक कंट्री लड़ रही थी रशिया, उसकी खुद की कंट्री में चालू हो जाता है रशियन रेवोल्यूशन। RR का मतलब है रशियन रेवोल्यूशन, जो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। रशियन रेवोल्यूशन बेसिकली किस आइडिया पर होता है? सोशलिज्म। और सोशलिज्म का मतलब क्या है कि जिस कंट्री के सारे रिसोर्सेज लोगों में डिवाइडेड होते हैं, किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं, रादर किसी भी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं, ठीक है। तो ये सोशलिज्म का आइडिया भी वर्ल्ड वॉर 1 से, मतलब रशियन रेवोल्यूशन से हमारे पास आता है, और इंडिया में भी सोशलिज्म को सपोर्ट किया जाता है। फाइन, चैप्टर बड़ा है, तो आई एम थिंकिंग कि 3 लेक्चर में अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो ज़्यादा बेटर है। एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी तो बेटर है। अगला लेक्चर शुरू करेंगे महात्मा गांधी से, क्योंकि अभी तक की कहानी में जो मैंने आपको 4 पेज के लेक्चर बताए, इसमें कहीं पर भी आपने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना, ना कांग्रेस में, ना लीग में, और ना ही मास नेशनलिज्म में, ठीक है। अगला लेक्चर शुरू करेंगे गांधी जी से, कि गांधी जी किस तरीके से इंडिया में आए, कैसे उन्होंने सिचुएशंस को देखा, क्या सीखा, और किस तरीके से उन्होंने एक्शंस लिए। तो आई होप ये जितना भी समझाया अभी तक आपको समझ आया होगा, चैप्टर की एक अंडरस्टैंडिंग बननी चालू हो गई होगी, एक बेस बनना चालू हो गया होगा। तो इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करेंगे, और आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप लेक्चर लास्ट तक देख रहे हैं, बने हुए हैं अभी तक मेरे साथ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कि आपको लेक्चर्स में अगर कोई परेशानी हो रही है, या नोट से पढ़ने में कोई परेशानी हो रही है, या फिर नोट्स पढ़ने से अच्छा लग रहा है, ठीक है, या आपको नोट मेकिंग का आइडिया मिल रहा है। तो जो भी आपको ठीक लग रहा है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड wait for the next lecture. So if you like the lecture, don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.